एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम फॉकनर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि एक अमेरिका के वेल नोन राइटर थे, ना केवल अमेरिका बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि नोबेल प्राइज विनर राइटर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में। उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते दिख रहे हैं, लेट्स डिस्कस देम। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, फॉकनर्स राइटिंग स्टाइल इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? नेचुरलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म। तो इनके स्टाइल को कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्योंकि इनकी जो राइटिंग है दैट्स साइकोलॉजिकली बेस्ड, मतलब कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली रिच है इनकी राइटिंग। तो उसमें ये टेक्निक ही काम आती है जिसमें कैरेक्टर की इंटरनल फीलिंग्स, इसकी थिंकिंग, थॉट्स, मोनोलॉग्स को शामिल किया जाता है। उस टाइप के लेखन को कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। Which writer was Faulkner often compared to for complex narrative structures? अब क्योंकि इनका तरीका था ऐसा लिखने का, फ्रेगमेंटेशन, साइकोलॉजिकली डीप, तो ठीक वैसा ही तरीका जो आपके पास ऑप्शन इनमें से किसी एक का था, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. इलियट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे एंड मार्क ट्वेन। तो इनका तरीका खास तौर पे कंपेयर किया जाता है वर्जीनिया वुल्फ के साथ। इन्होंने भी ऐसे ही लेखन लिखा है जैसे अ रूम ऑफ वंस ओन हो इनका, चाहे टू द लाइट हाउस हो। इस टाइप के नॉवेल्स में इन्होंने भी इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को दिखाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ फॉकनर्स ऑक्यूपेशंस? नॉट लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पोस्टमास्टर, पायलट, स्क्रीन राइटर एंड पॉलिटिशियन, तो इन्होंने ये तीनों काम किए थे, बस ही वॉज नॉट पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स से दूर रहे ये। फॉकनर्स फिक्शनल सेटिंग योकना पटाफा काउंटी वॉज मॉडल्ड ऑन विच प्लेस? आपको पता होगा दोस्तों, जैसे हमारे एक और राइटर हुए हैं थॉमस हार्डी, जिन्होंने वेसेक्स एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया था, रीजनल। और अपने इंडियन राइटिंग में भी हुए हैं आर के नारायण मालगुडी डेज जिनका वर्क है, और कई सारे वर्क नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो उन्होंने जो एक मालगुडी या मैसूर का जो एरिया, उसको कन्वर्ट किया था, रीजनल नोवेलिस्ट कहा जाता है। ठीक वैसे ही ये भी उसी कैलिबर के राइटर हुए हैं। यकुना पटाफा काउंटी किस एरिया से संबंधित है? हिज एंसेस्ट्रल मिसिसिपी होम, न्यू ऑर्लियंस, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड और टेनेसी। तो जहाँ ये पैदा हुए थे, इनका एंसेस्ट्रल एरिया था, दैट इज मिसिसिपी। आप इसको यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ई पढ़िएगा, मिसिसिपी होम। और मिसिसिपी एक्चुअली अमेरिका है, वो खास तौर पे दो एरिया में बहुत अच्छे से बटा हुआ है, कल्चरली, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा, नॉर्थ एंड साउथ। इनका खुद का जो घर था दैट वाज इन साउथ मिसिसिपी। विच नोबेल established Faulkner's reputation as a serious novelist? Soldiers Pay, The Sound and the Fury, Sanctuary, Absalom, Absalom। तो इनका जो इनको फेमस करने वाला नोवेल था दैट वाज द साउंड एंड फ्यूरी। द साउंड एंड फ्यूरी, और इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? टाइटल इसका लिया गया है मैकबेथ से। जो मैकबेथ प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें उन्होंने एक लिखा है, मोनोलॉग एक्चुअली है वो, कि लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट सिग्निफाइंग नथिंग फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो वहां से इन्होंने टाइटल उठाया है। द साउंड एंड फ्यूरी वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा 1929 में पब्लिश हुआ था ये नॉवेल, 1929 में। What year did William Faulkner win the Nobel Prize in Literature? 1932, 1949, 1954, 1962। किस ईयर में इनको नोबेल प्राइज मिला था? तो ये मिला था, ऑप्शन है बी करेक्ट वाला, 1949 में ही वन द नोबेल प्राइज। विलियम फॉकनर वर्कड एज अ स्क्रीन राइटर इन विच सिटी? अब शहर की बात है, जैसे अपने यहाँ जो बॉलीवुड का नाम है मुंबई से जोड़ा जाता है, ठीक उसी हिसाब से हॉलीवुड का नाम जोड़ा जाता है लॉस एंजलिस से। तो यहीं पर रह के इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया था, हॉलीवुड में एक्चुअली इन्होंने काम किया था। विच फॉकनर नॉवेल बिगिंस विद द लाइन थ्रू द फेंस बिटवीन द कर्लिंग फ्लावर स्पेसेस आई कुड
सी देम हिटिंग। एक्चुअली ये देम कौन है? ये है जो गोल्फ खेलने वाले प्लेयर्स हैं। गोल्फ प्लेयर्स के बारे में बात की जा रही है कि वो लोग खेल रहे हैं और एक ऐसे एरिया पे खेल रहे हैं जो एरिया कभी कॉम्पसन फैमिली का था। द साउंड एंड फ्यूरी से लिया गया ये डायलॉग है। किसके द्वारा बोला जाता है? बेंजी कॉम्पसन के द्वारा। बेंजी कौन है? जो कि मेंटली रिटायर्ड कह सकते हैं कि पागल है, जिसको हम सिंपल भाषा में कहें, उसके द्वारा बोला गया डायलॉग है। और जो जमीन, जिस जमीन पे गोल्फ ये लोग खेल रहे हैं, वो जमीन कभी इन्हीं के परिवार की ही थी, लेकिन आज इनका बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो रखा है। इनकी पूरी प्रॉपर्टी, इनका सब कुछ छिन गया, धीरे धीरे पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। वही इस नोवेल की कहानी है, थीम है। एज आई ले डाइंग इज नरेटेड बाई हाउ मैनी डिफरेंट वॉइसेस। कितने नरेटर्स हैं इसमें? जैसे कि साउंड एंड फ्यूरी में अलग अलग सेक्शन को, अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग नरेटर ने नरेट किया है, तो एज ए ले डाइंग में भी करीब 15 नरेटर्स हैं। हाउ मैनी? 15 नरेटर्स हैं। और ये क्यों ऐसा किया है उन्होंने? एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंट किया है। विलियम फॉकनर ने एक मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें उन्होंने दिखाना चाहा है कि जो बताया जा रहा है 15 नरेटर्स के द्वारा, जो ट्रुथ है, वो ट्रुथ ट्रुथ ना होकर के इट इज जस्ट फ्रैगमेंटेशन। सबका अपना अपना बनाई गई कहानियां हैं उनकी। तो सच्चाई सच्चाई नहीं है। सारे नरेटर्स को इसी वजह से शामिल किया गया है। 15 नरेटर्स उन्होंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो सच्चाई सच्चाई न रह करके दैट इज जस्ट फ्रैगमेंटरी डिस्क्रिप्शन बाय नरेटर्स। विच फॉकनर नोवेल। अच्छा, एक और मैं बता दूं, इसमें एक लाइन आती है, माई मदर इज फिश। माई मदर इज ए फिश, एक कैरेक्टर के द्वारा बोली गई बहुत जबरदस्त लाइन है। ये यूजीसी नेट में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। एज आई ले डाइंग से है, माई मदर इज अ फिश। विच फॉकनर नोवेल डील्स विद द रेप ऑफ टेम्पल ड्रेक? द साउंड एंड द फ्यूरी, सेंचुरी, एब्सोलम एब्सोलम एंड मस्क्यूटोज। तो सेंचुरी नोवेल से ली गई ये कैरेक्टर हैं टेम्पल ड्रेक, इनका रेप किया जाता है। और टेम्पल ड्रेक क्या होती हैं? ये एक जज, बहुत फेमस जज होते हैं पॉपुलर उस एरिया के, उनकी ये बेटी होती हैं। लेकिन क्योंकि ये जो नॉवेल है वो सेटायर है जस्टिस सिस्टम पर, लोगों के ऊपर, तो जो इनका रेप करता है वो बच जाता है, और जो इनोसेंट होता है उसको मॉब लिंच कर देती है, भीड़ के द्वारा ही वो मार दिया जाता है। तो ये सेंचुरी नॉवेल से है। और सेटायर एक्चुअली जस्टिस सिस्टम पर, लॉ सिस्टम पर। Which novel is considered Faulkner's most Gothic work? Sanctuary, Intruder in the Dust, Requiem for a Nun and Soldier's Pay। कौन सा इनका नॉवेल है? तो दैट इज सेंचुरी। सेंचुरी नॉवेल को ही मोस्ट गॉथिक नॉवेल कहा जाता है। विच नॉवेल अर्नड फॉकनर द पुलित्जर प्राइज इन 1955? 1955 में इनको पुलित्जर प्राइज मिलता है। किस नॉवेल के लिए मिला था? तो ये इनको मिला था अ फेबल के लिए। अ फेबल। विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नोवेल? लास्ट नोवेल उनका कौन सा था? दैट वॉज द रिवर्स। द रिवर्स। हु इज द मेंटली चैलेंज नरेटर ऑफ द फर्स्ट सेक्शन, द साउंड एंड द फ्यूरी? जस्ट मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, बेंजी कॉम्पसन। ये मेंटली डिसेबल्ड है, बेचारे पागल हैं, और लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा लगाव है। और इनके थ्रू ही दिखाया गया है कैसे ना केवल फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, हर तरह का डाउनफॉल होता है कॉम्पसन फैमिली में, द साउंड एंड द फ्यूरी में। इन द साउंड एंड द फ्यूरी विच कैरेक्टर कमिट्स सुसाइड बाय ड्राउनिंग? क्वेंटिन। क्वेंटिन सुसाइड क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनकी बहन इनके परिवार को बदनाम करके चली जाती है कहीं और ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये सुसाइड कर लेते हैं। विच फॉकनर कैरेक्टर इज फेमस फॉर हिज ऑब्सेशन विद टाइम एंड वॉचेस? जॉनसन, क्वेंटिन कॉम्पसन, जो क्रिसमस एंड एंस बंड्रन। तो कौन ऑब्सेस्ड होता है? क्वेंटिन कॉम्पसन, जो कि अपने आप को मार भी लेते हैं, सुसाइड कर लिया करते हैं। ये ही इज ऑब्सेस्ड विद टाइम एंड वॉचेस।
Who is black servant that symbolizes endurance in the sound and the fury. Dilsey, Nancy, Temple and Rosa Caulfield. तो ये है डिल्जी। ये ब्लैक सर्वेंट होती हैं परिवार की। और ये कह सकते हैं कि शी इज ऑब्जर्वर। ये सब देखती हैं कि कैसे परिवार कभी बहुत ज्यादा एरिस्टोक्रेट थे, लेकिन आज वो कौड़ी एक एक पाई के लिए मोहताज हैं। और ना केवल उनका इकोनॉमिक, हर तरह का डाउनफॉल होता है। तो शी इज ऑब्जर्वर ऑफ डाउनफॉल ऑफ द कॉम्सन फैमिली। इन अब्सालम अक्सालम द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड विच फैमिली, किस परिवार का इसमें दिखाया गया है? दैट इज Sutphan family. First option is correct one. Faulkner is most associated with which literary tradition? Southern Gothic, Naturalism, Romanticism एंड ट्रांसडेंटलिज्म। यहाँ पे एम होना चाहिए, ट्रांसडेंटलिज्म। तो सदर्न गॉथिक। अब सदर्न क्या है एक्चुअली? जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका में दो पोल हैं, कह सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ। और दोनों ही एरियाज में देयर इज मेजर डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हर तरीके से है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, ज्योग्राफिकली। ये जो एरिया है नॉर्थ वाला, ये कोल्ड एरिया है। अब आप ये मत समझना कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने लगा हूँ। ये वाला जो है, ये यहाँ का क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड रहता है, गर्म रहता है। ये एरिया जो है ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल है। ये जो एरिया है ये है आपका एग्रीकल्चर वाला। दोनों में बहुत अंतर है, उसी हिसाब से कल्चरल वाला अंतर है। नॉर्थ वाले जो थे वो स्लेवरी सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, जो सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में 1861-62 में। और ये लोग जो थे साउथ वाले, ये स्लेवरी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। तो जिस वजह की वजह से इनमें सिविल वॉर भी हुआ था जब अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी। तो वही जो सदर्न स्टेट्स हैं, एरिया हैं, उनका जो डाउनफॉल है वो इनका मेन टॉपिक रहता है विलियम फॉकनर के नॉवेल्स का। यही इनकी थीम रहती है, डाउनफॉल ऑफ सदर्न स्टेट्स। हर तरह का डाउनफॉल दिखाते हैं अपने नॉवेल्स में। ये बताना जरूरी था आपको समझाने के हिसाब से। व्हाट डू हिज वर्क्स ओपन एक्सप्लोर, क्या दिखाते हैं? रेस, क्लास एंड द डिक्लाइन ऑफ द साउथ, जो मैंने आपको बताया। डिक्लाइन मतलब एरिस्टोक्रेटिक लोग थे कभी, लेकिन आज उनकी एरिस्टोक्रेसी जो है वो खतरे में आ गई है। एरिस्टो, CRACY, स्पेलिंग थोड़ी सी हो जाती कई बार। एरिस्टोक्रेसी खत्म हो चुकी है। और ना केवल रिलीजनी, मतलब देखें तो रिलीजियसली वो लोग भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। स्पिरिचुअलिज्म उनके अंदर बचा नहीं है। और आपस में कह सकते हैं कि वायलेंस लस्ट वायलेंस, एंगर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सब चीजों को हाईलाइट किया गया है कि जो उनके वर्च्यूज हैं वो एकदम डिक्लाइन हो चुके हैं। विच क्रिटिक डिस्क्राइब्ड फॉकनर्स वर्क एज मिथ ऑफ द साउथ? मिथ ऑफ द साउथ, तो ये किया है क्लिंथ ब्रूक्स ने बोला है। द मिथ ऑफ साउथ, क्लिंथ ब्रूक्स। फॉकनर्स योकनापटाफा काउंटी functions as historical allegory, satire of politics, naturalistic experiment and fantasy world। तो हिस्टोरिकल एलिगरी है एक्चुअली। पूरा जो काउंटी है वो पूरे साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है, साउथ ऑफ अमेरिका, जिसका डिक्लाइन इन्होंने अपने नॉवेल्स में दिखाया है। तो ये हिस्टोरिकल एलिगरी है अबाउट द साउथ। Time in Faulkner's works is often depicted as linear, cyclical, irrelevant, abstract only। साइक्लिकल, साइक्लिकल तौर पे दिखाया गया है कि चीजें, जो घटनाएं होती हैं घूम घूम के फिर से वापस उसी सेंस में आ जाती हैं। दैट इज साइक्लिकल। Quentin Compson's obsession with his sister Caddy is often interpreted as Southern honor code, anxiety, madness from war, desire for wealth, racial conflict। तो सदर्न ऑनर कोड मतलब जो, जैसे अपने यहाँ यूपी, मतलब कुछ वेस्टर्न पार्ट हैं यूपी के, या हरियाणा स्टेट में कुछ ऑनर किलिंग ज़्यादा हुआ करती थी। मेरा स्पेशली किसी स्टेट के बारे में टारगेट करने का मतलब नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा घटनाएं उस एरिया में हुआ करती थी कभी। तो ऑनर कोड सिर्फ वैसा ही है कि अपने ऑनर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे किसी को मारना पड़े,
चाहे अपने परिवार वालों को छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो साउंड एंड फ्यूरी में यही तो होता है। कैडी को सारे लोग टच देते हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी से किसी और के साथ चली जाती है और उनकी नहीं सुनती है। तो ऑनर कोड के चक्कर में सब एंग्जाइटी दिखाई गई है इस नॉवेल में। In Faulkner's fiction, women are often portrayed as passive victims of patriarchal control, purely evil and politically ambitious. तो victims of patriarchal control की के तहत दिखाई जाती हैं विमेन कैरेक्टर्स इनके नॉवेल्स में। Faulkner's use of multiple perspective is influenced by cubism, romantic poetry, डार्विनिज्म एंड क्लासिकल ड्रामा। क्यूबिज्म से इनका स्टाइल है, पर्सपेक्टिव जो है डिफरेंट नरेटर्स का, दैट इज क्यूबिज्म। विच फॉकनर नोवेल ओपन्स विद एडी बंड्रन्स डेथ। अब जैसे कि डेथ की बात हो रही है, ओपनिंग हो रही है, तो एज आई ले डाइंग इज द करेक्ट आंसर, एज आई ले डाइंग। विच फॉकनर नोवेल वन द पुलित्जर प्राइज पोस्टमसली। देखिए, अब फेबल के लिए इनको मिला था, लेकिन पोस्टमसली भी मिला है आफ्टर डेथ। तो वो किस नोवेल के लिए मिला है इनको, वो हमें देखना है। दैट इज द रिवर्स। द रिवर्स के लिए इनको पोस्टमसली पुलित्जर प्राइज मिला था आफ्टर डेथ। द स्नोप्स फैमिली सागा इज अ ट्रिलॉजी इंक्लूडिंग। कौन कौन से तीन नॉवेल हैं? ट्रिलॉजी का मतलब क्या होता है? थ्री वर्क्स टुगेदर। तो कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन ठीक है इसमें, द हेमलेट, द टाउन एंड द मैंशन। द हेमलेट, द टाउन, द मैंशन। व्हाट इज द जॉनरा ऑफ गो डाउन मोजेस। जॉनरा पूछा गया है, किस विधा के अंतर्गत आते हैं? नॉवेल है, स्टोरी है, प्ले है, क्या है? शॉर्ट स्टोरी साइकिल, अ वॉर नॉवेल, एन ऑटोबायोग्राफी, रोमांटिक इपिक। तो यह एक शॉर्ट स्टोरी साइकिल है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। सोल्जर्स पे, फॉकनर्स फर्स्ट नॉवेल, डील्स विद विच थीम। अगर पूछा जाए कौन सा फर्स्ट नॉवेल है, तो ये इनका है सोल्जर्स पे। लास्ट नॉवेल कौन सा था? अभी हमने डिस्कस किया, द रिवर्स। तो इसमें क्या दिखाया गया है? अ रिटर्निंग डब्ल्यू डब्ल्यू फर्स्ट का मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वेटरन, अ सिविल वॉर सोल्जर, अ प्लांटेशन फैमिली, अ प्रीचर स्ट्रगल। तो यह है अ रिटर्निंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो सोल्जर है, उसका एडजस्टमेंट प्रॉब्लम दिखाई गई है कि वो एडजस्ट करने में उसे प्रॉब्लम आती है अपने घर में, लाइक यूलिसिस। विच फॉकनर शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एमिली ग्रेयरसन। अ रोज फॉर एमिली, एमिली नाम है, एमिली ये है, तो बस कॉमन मिल गया हमको। अ रोज फॉर एमिली, शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी अबाउट एमिली ग्रेयरसन। ड्राई सितंबर सेंटर्स ऑन विच इंसिडेंट? अ लिंचिंग, फ्लड, सिविल वॉर एंड फैमिली फेयर्ड। तो लिंचिंग के ऊपर है ये स्टोरी। लिंचिंग मतलब जो कई बार भीड़ पीट पीट के मार देती है, उसको कहते हैं, भीड़ के द्वारा पीट के मार देना, दैट इज लिंचिंग, मॉब लिंचिंग। Faulkner's experimental narrative technique often involves non-linear chronology, strict realism, satirical dialogue, and minimalism. तो नॉन लीनियर क्रोनोलॉजी है, जैसे आप साउंड फ्यूरी में देखेंगे, सेक्शंस की डेट्स बहुत ज़्यादा आपस में मिक्सअप हैं। जैसे 1820 पहले बता देंगे और पता लगा, और उसके बाद वाली बाद में, या ईयर बदल देते हैं। जैसे 1820 को बताना चाहिए, उसके बाद 1821 को बताएंगे, लेकिन नहीं, वो 1822-21 को पहले बता देंगे, 20 को बाद में बताएंगे। इस तरह से उनका तरीका रहता है इंसिडेंट्स को रखने का, मिक्सअप करने का। तो क्रोनोलॉजी जो है वो इट इज नॉट नॉन लिनियर। Faulkner's narrative complexity has been compared to T.S. Eliot's fragmentation, Dickens' melodrama, Milton's epic style and Frost's plain speech। तो टी.एस. एलियट का जो फ्रैगमेंटेशन वाला स्टाइल है, जैसे द वेस्टलैंड हो गया, प्रूफरॉक वाली पोएम हो गई, तो उसमें लिखते हैं तो वैसे ही इनका स्टाइल रहता है। विच क्रिटिक कंपेयर्ड फॉकनर टू डॉस्टोव्स्की फॉर साइकोलॉजिकल डेप्थ। ये एक रशियन राइटर हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, कई बार हम लोग नहीं पढ़ पाते उतने अच्छे से। तो साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए किसने इनकी तुलना की है? तो ये है इरविन हाउ ने। इरविन हाउ, इरविंग हाउ। Faulkner's fictional Yoknapatawpha County is sometimes called a postage stamp of native soil, Paradise Lost, Southern Arcadia, Tragic Southland। Postage stamp of native soil,
क्योंकि जहाँ ये पैदा हुए थे उसी की मिट्टी के बारे में, वहीं के बारे में इन्होंने सब कुछ लिखा है। हाउ इज हिज प्रोज स्टाइल इज ऑफन डिस्क्राइब्ड? बरोक, मिनिमलिस्ट, प्लेन एंड सैटिरिकल। बरोक, बरोक का एक्चुअली यह एक पुर्तगाली शब्द है, पोर्टुगीज हम कह सकते हैं। और ये वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में कहा जाता था कभी, जो कि बहुत ज़्यादा साज सज्जा वाला ऑर्नामेंटल टाइप हुआ करता था। लिटरेचर में हम कह सकते हैं कि जो राइटिंग बहुत ज़्यादा परिष्कृत है, डिसेंट है और ऑर्नामेंटरी है, उसको कहा जाता है बरोक स्टाइल। फुल ऑफ ऑर्नामेंटरी रिटोरिकल वर्ड्स। Harold Bloom described Faulkner, the American Homer, the Southern Virgil, the modern Shakespeare, the Aristotle of the South। क्या बोला है उनको? अमेरिकन होमर। हेरोल्ड ब्लूम ने इनको बोल दिया है अमेरिकन होमर। Which critic contrasted Hemingway's iceberg style with Faulkner's labyrinthine prose? अब आइसबर्ग थियरी क्या होती है कि आइसबर्ग जो होता है ऊपर, पानी के ऊपर बहुत कम हिस्सा रहता है, पानी के अंदर बहुत ज्यादा हिस्सा रहता है। जैसे कल हमने देखा था वन एथ, वन एथ हेमिंगवे का यही स्टाइल था। और फॉकनर का स्टाइल इनसे बिल्कुल विपरीत था। ये चीजों को लेबिरिंथाइन मतलब क्या होता है? घुमाना, बहुत ज्यादा चीजों को घुमा फिरा देते थे, कंजेस्ट कर दिया करते थे ज्यादा से ज्यादा। तो दोनों का स्टाइल एकदम डिफरेंट है। किसने ये बात कही है? एडमंड विल्सन ने। एडमंड विल्सन ने इस चीज को देखा है, गौर किया है सबसे पहले। रॉबर्ट पेन वॉरेन compared Faulkner's Yoknapatawpha saga to Chaucer's Canterbury Tales, Balzac's Comedie Humaine, Dante's Divine Comedy, Milton's Paradise Lost। तो बालजाक्स का जो वर्क है कॉमेडी ह्यूमेन से उन्होंने इसको कंपेयर किया है। F.R. Levish dismissed Faulkner's novels as too provincial, excessively rhetorical and gothic, overly minimalist, detached from reality। तो इन्होंने बोला है कि एक्सेसिवली रेटोरिकल एंड गॉथिक हैं इनके वर्क। विच क्रिटिक अर्ग्यूड फॉकनर रोड द एपिक ऑफ डिक्लाइन? डिक्लाइन मतलब साउथ स्टेट के बारे में जो डिक्लाइन दिखाया उन्होंने अपने नॉवेल्स में, उसको एपिक बोल दिया है। किसने? क्लिंट ब्रूक्स, हेराल्ड ब्लूम, एडमंड विल्सन एंड इरविंग हाउ। किसने कहा है? इट हैज बीन सेड बाय क्लिंट ब्रूक्स। क्लिंट ब्रूक्स। विच नॉवेल इंट्रोड्यूस्ड योकना पटाफा काउंटी फॉर फर्स्ट टाइम? ये अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार ये शब्द जो है रीजनल किस नॉवेल में आया था, इस्तेमाल हुआ था? सोल्जर्स पे, सार्टरिश, मॉस्किटोस, लाइट इन अगस्त। सार्टरिस नॉवेल में सबसे पहले ये वर्क, ये जो टर्म है योकना पटाफा काउंटी, इस्तेमाल हुआ था। विच नॉवेल डिड फॉकनर कॉल हिज मोस्ट स्प्लेंडिड फेलियर? कह सकते हैं कि ऑक्सीमोरॉन है यहाँ पर, फेलियर भी है, स्प्लेंडिड भी है। अबसालम, अबसालम, लाइट इन ऑगस्ट, द साउंड एंड द फ्यूरी, अ फेबल। तो ये है अबसालम एब्सालम, ये इनका नॉवेल, इनको इन्होंने मोस्ट स्प्लेंडिड फेलियर बोला है। फॉकनर वन द नेशनल बुक अवार्ड फॉर विच नॉवेल? अ फेबल, द रिवर, सेंचुरी एंड सार्टरिस। किसमें इन्होंने नेशनल बुक अवार्ड जीता था? तो जीता इन्होंने अ फेबल के लिए, इसी के लिए ही इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था। What is Faulkner's The Reverse subtitled? A comic novel, a southern tragedy, a tale of Yoknapatawpha, a family chronicle। तो ये कॉमिक नॉवेल, एक कॉमिक नॉवेल इसका सब टाइटल है। Faulkner once said he wrote about the South because it was all I knew, it was my destiny, it was my escape, it was the future। तो इन्होंने बोला it was all I knew, जो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में जो मैंने लिखा है वही सब कुछ है जो मैं जानता हूँ, और तो कुछ मैं जानता ही नहीं हूँ इसके सिवा, और मैं क्या लिखूं। गैब्रियल गार्सिया मार्केज admitted Faulkner influenced 100 Years of Solitude, Love in the Time of Cholera, The Autumn of the Patriarch, Leaf Storm। तो 100 Years of Solitude was influenced by Faulkner's style।
Friends, these were 50 questions related to William Faulkner. I hope these will definitely help you in the upcoming exam. You can like, subscribe, share the channel if you find it useful. Thanks for watching.